पार्ट टू ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर जिसमें अगले 10 साल 20 साल के लिए बहुत ही हाई ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की विजिबिलिटी हमें नज़र आ रही है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। सो वी डिस्कस्ड कि कैसे ये सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर हम इसको कंपेयर करें जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएस है, जर्मनी है, चाइना है, उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ इसमें हमें नज़र आ रही है। हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके की कंपनीज इस सेगमेंट में अभी करंटली डील कर रही हैं, बिजनेस कर रही है, एंड उनके टारगेट कस्टमर्स कैसे हैं। सो इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडिविजुअली उन बिजनेसेस को एनालाइज करना कि उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, उनका Q1 का परफॉर्मेंस कैसा है और उनका आउटलुक आने वाले टाइम में हमें कैसा लग रहा है, सो दैट एज एन इन्वेस्टर हमें एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा इससे कि, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है और इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगले 10 15 20 साल के लिए। बट इस वीडियो से हमें ये पता चल जाएगा कि मेजरली कौन से प्लेयर्स हैं एंड उनमें से किन प्लेयर्स पे हम बैट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 10 15 20 ईयर्स। ऑब्वियसली हमें उनका परफॉर्मेंस जो है वो हर क्वार्टर में ट्रैक करना है, बट करेंटली कौन सी ऐसे बिजनेसेस में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इसका आइडिया हमें इस वीडियो के बाद में हो जाएगा। सो मेजरली हम 5 कंपनीज का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। बैंक्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे बिकॉज बैंक्स का मेजर प्रोडक्ट होम लोन नहीं होता है। उनके पास 5 6 7 8 तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और कभी भी किसी भी बैंक का अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनका 70% 80% कॉन्सेंट्रेशन एक प्रोडक्ट पे नहीं होता है। हमेशा उनका फोकस होता है कि वो होम लोन भी करें, ऑटो लोन भी करें, पर्सनल लोन भी करें, क्रेडिट कार्ड भी करें। सो एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे डील करती है बैंक। दैट्स वाई कंपेयर टू NBFCs या कंपेयर टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बैंक जो है वो काफ़ी सेफ होते हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, रिस्क वहाँ पे कम होता है बिकॉज उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। सो इस वीडियो में हम सिर्फ कवर कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जिनका मेन प्रोडक्ट ही होम लोन है और उनका मेन बिजनेस ही हाउसिंग फाइनेंस के आसपास मूव करता है। सो ये 5 कंपनीज है: LIC हाउसिंग फाइनेंस, देन एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंशियल, कैनफिन होम्स और होम फर्स्ट फाइनेंस। तो इन 5 कंपनियों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम LIC हाउसिंग फाइनेंस। सो LIC हाउसिंग फाइनेंस करंटली जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। जुलाई तक HDFC लिमिटेड सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। 1975 में वो कंपनी स्टार्ट हुई थी और एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही वेल रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया HDFC बैंक के रूप में। देन धीरे धीरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने बनाई जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डील करती है HDFC AMC के नाम से। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो तो बहुत ही डाइवर्सिफाई किया उन्होंने अपने बिजनेस को। बट जो स्टार्टिंग बिजनेस था उनका वो हाउसिंग फाइनेंस का था और ओवर द ईयर्स बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रही है HDFC लिमिटेड। सो उनके मर्जर के बाद में LIC हाउसिंग फाइनेंस करंटली नंबर 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। बिजनेस मॉडल अगर हम देखते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस का तो 1989 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। पेरेंट कंपनी जो है इनकी वो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इनकी पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है LIC हाउसिंग फाइनेंस। 1989 में ये स्टार्ट हुई और करंटली इनका जो लोन बुक का साइज देखते हैं हम वो है 2.76 लाख, यानी 2,76,000। अगर 34 ईयर्स में हम देखें तो बहुत अच्छा नंबर नहीं है, ये कह सकते हैं एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस रही है। ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एवरेज है बिकॉज HDFC लिमिटेड जो जुलाई में मर्ज हुआ HDFC बैंक में, उन्होंने 1975 से लेकर के 2023 तक उनका जो लोन बुक का साइज़ था वो अराउंड 7 लाख करोड़ के आसपास था। तो 7 लाख करोड़ का लोन बुक उन्होंने बिल्ड किया था ओवर अ पीरियड ऑफ 46-47 ईयर्स। LIC हाउसिंग फाइनेंस को अगर हम उससे कंपेयर करें तो सिर्फ 12-13 साल उनकी जो कंपनी है वो नहीं है कंपेयर टू HDFC लिमिटेड। बट उनका लोन बुक में अगर हम डिफरेंस देखते हैं इन दोनों कंपनी का तो ये डबल से भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमें शो करती है कि इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी HDFC लिमिटेड वॉज वे मोर एफिशिएंट कंपेयर टू LIC हाउसिंग फाइनेंस। देन अगर इनका प्रोडक्ट देखें LIC हाउसिंग फाइनेंस का तो इनका 82% लोन जो है वो ये अगर हम टारगेट कस्टमर की बात करें तो 82% लोन जो है ये वो अपने होम लोन इंडिविजुअल होम लोन को देते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी को देते हैं, यानी कि रिटेल कस्टमर्स को देते हैं। 87% जो है ये इनका होम लोन होता है।
इसके अलावा ये प्रोजेक्ट लोन भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देते हैं। तो इस तरीके के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, बट मेजॉरिटी प्रोडक्ट जो इनका वो होम लोन है। कंपनी का प्रेजेंस यानी ब्रांचेस अगर हम देखें तो पैन इंडिया प्रेजेंस है इनका, वेल डाइवर्सिफाइड ब्रांचेस हैं इनके। अगर हम Q1 की परफॉर्मेंस की बात करें तो Q1 में इनका जो लोन बुक की ग्रोथ है वो 8% के आसपास है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 43% है। मार्जिन इनके इम्प्रूव हुए हैं, 3.2% का मार्जिन है। एसेट क्वालिटी इनकी डिटोरियरेट हुई है। NPA के नंबर इनके बढ़ गए हैं अगर इसको हम कंपेयर करते हैं मार्च क्वार्टर से। GNPA का जो नंबर है LIC हाउसिंग फाइनेंस का वो 4.96% है एट द एंड ऑफ Q1 क्वार्टर। सो ओवरऑल अगर हम Q1 का नंबर देखें तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। बट अगर हम लोन ग्रोथ देखते हैं वो उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर एसेट क्वालिटी भी देखें तो वो तो और ज़्यादा ख़राब हुई है। ऑल्दो कंपनी का ये कहना है, मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो एसेट क्वालिटी इनकी ख़राब हुई है क्वार्टरली बेसिस पे, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड किया है, अपने सिस्टम्स को अपग्रेड किया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया है, जिसकी वजह से इनको कलेक्शन एफिशिएंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। टाइमली ये कस्टमर से EMI कलेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनका NPA का नंबर बढ़ गया है। और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये NPA का नंबर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। बट मुझे पर्सनली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है वो लोन ग्रोथ के ऊपर लगता है, क्योंकि आप इवन अगर हम इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ देखें उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि 100 करोड़ की इनकी रिकवरी हुई है। एक जो इनका NPA था, जो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया था पास्ट में, प्रोजेक्ट फाइनेंस का वो एक लोन था, उसकी रिकवरी हुई है इस कंपनी की। 100 करोड़ इन्होंने रिकवर किए हैं इस क्वार्टर में। तो उसकी वजह से हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। इसके अलावा इन्होंने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए हैं इस क्वार्टर में, जो अभी ये Q1 का क्वार्टर गया है, जिसका बेनिफिट भी इस कंपनी को मिला है। तो इन 2-3 चीज़ों की वजह से इनका प्रॉफिट सडनली बूस्ट कर गया है 43% और मार्जिन भी 3.21% पे हो गए हैं। अदरवाइज़ कंपनी का कहना ये है कि लोन ग्रोथ आने वाले टाइम में वो 12-14% के आसपास देख रहे हैं, जो कि एक मीडियोकर काइंड ऑफ ग्रोथ रेट कह सकते हैं हम। सो पर्सनली अगर 12-13-14% भी आपको लोन बुक ग्रो करना है, सो इट्स बेटर कि एज एन इन्वेस्टर मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ रैदर दैन इतना हाई रिस्क लेके एक स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ। तो एवरेज काइंड ऑफ इनकी आउटलुक है। करंट परफॉर्मेंस ऑब्वियसली कह सकते हैं Q1 में अच्छा है। देन नेक्स्ट कंपनी है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। सो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट से आती है, जिसके बारे में हमने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो इनका जो मेजॉरिटी जो कस्टमर्स हैं इनके वो लो इनकम ग्रुप हैं। 76% कस्टमर्स इनके लो इनकम ग्रुप वाले सेगमेंट से आते हैं, यानी कि जिनकी इनकम कम है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंक्स या बड़े NBFCs जो हैं वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले कस्टमर्स को टारगेट करती हैं, बट जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो इन्हीं तरीके के कस्टमर्स को टारगेट करती हैं। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का 80% जो बुक है इनका टोटल बुक वो होम लोन है, वो ये हाउसिंग लोन देते हैं। 20% ये SME MSME जो होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड लोन्स देते हैं। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। 2 प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं, एक तो होम लोन और दूसरा है MSME SME को वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड लोन देना, स्मॉल बिजनेस लोन जिसे कहा जाता है। अगर इन टर्म्स ऑफ हम ज्योग्राफी देखें तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस साउथ वेस्ट कंपनी है, ज़्यादातर ब्रांचेस इनके साउथ में हैं, बट ग्रेजुअली ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपने ब्रांचेस को और सेंट्रल रीजन में, नॉर्थ रीजन में धीरे धीरे अपने ब्रांचेस को ओपन कर रही है। कस्टमर्स वाइज सेगमेंट अगर हम देखें तो सैलरीड कस्टमर जो हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के वो अराउंड 24% के आसपास हैं। 76% जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स हैं, यानी कि ऐसे कस्टमर्स जो या तो कोई रूरल एरियाज़ में जो प्लम्बर्स होते हैं, जिनकी छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, जिनका छोटा मोटा बिजनेस होता है, उस तरीके के कस्टमर 76% है। 24% ऐसे हैं जो सैलरीड कस्टमर्स हैं। अगर Q1 की परफॉर्मेंस देखें तो एप्टस का जो लोन बुक का साइज़ है ओवरऑल वो 7100 करोड़ है, यानी कि 7100 करोड़ का लोन बुक का साइज़ है। और ये कंपनी करीब 12-13 साल पुरानी है। 2010 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी और ओवर अ पीरियड ऑफ 12-13 साल इन्होंने 7100 यानी कि 7100 करोड़ का लोन बुक बनाया है। Q1 में इन्होंने 29% की ग्रोथ अचीव करी है अपने लोन बुक में। मार्जिन्स अगर हम इस कंपनी के देखते हैं तो 8.5% के मार्जिन्स है। कंपेयर टू Q4 यानी कि मार्च क्वार्टर से इस मार्जिन को कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम हुआ है ये।
प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी की 20% आई है। अगर हम इनका आउटलुक देखें तो कंपनी का कहना ये है कि 30% का ग्रोथ रेट ये टारगेट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। एसेट क्वालिटी इनकी भी ख़राब हुई है। Q4 से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो थोड़े से NPA के नंबर इनके बड़े हैं। बट इंटरेस्टिंगली एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम GNPA का नंबर देखें तो 1.29% के आसपास है। आवास फाइनेंशियल का जो GNPA का LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो GNPA का नंबर था वो 4.96% के आसपास था। तो दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस हमें दिखता है, इंस्पाइट इसके कि एप्टस वैल्यू जो है वो हाई रिस्क वाले सेगमेंट में डील कर रहा है, ज़्यादा रिस्की कस्टमर से डील कर रहा है। उसके बावजूद एसेट क्वालिटी कंपेयर टू LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत अच्छी है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की। सो आउटलुक भी अच्छा है, Q1 का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। नेक्स्ट कंपनी जो है वो है आवास फाइनेंशियल। सो आवास फाइनेंशियल भी सिमिलर टू एप्टस वैल्यू अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में आती है। ये कंपनी 2012 में लॉन्च हुई थी। करंटली इनका जो लोन बुक है वो 14,500 करोड़ के आसपास है, यानी कि 14,500 करोड़। मेजॉरिटी जो ब्रांचेस हैं इनके वो राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे एरियाज़ में है। राजस्थान से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड धीरे धीरे इन्होंने ऑल ओवर इंडिया अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड किया है। कंपनी का जो लोन Q1 का परफॉर्मेंस देखें अगर हम तो उसमें 23% की AUM ग्रोथ है। लोन बुक इनका 23% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी 23% से बढ़ा है। मार्जिन जो है आवास के वो 8% के आसपास है। Q4 के कंपैरिजन में ये मार्जिन कम हुए हैं। और GNPA नंबर यानी कि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हुई है। NPA के नंबर थोड़े से बढ़ गए हैं कंपेयर करें अगर हम इसको मार्च क्वार्टर से। ओवरऑल आउटलुक आवास का ऐसा है कि 20 to 25% की ग्रोथ रेट आवास टारगेट कर रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आवास के बारे में ये है कि पिछले 2 सालों में इन्होंने अपने IT पे, अपने सॉफ्टवेयर पे, अपनी पूरी मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली स्पेंड किया है, जिसकी वजह से एक रेशियो होता है फाइनेंशियल कंपनीज़ में, OPEX जिसे कहा जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू, यानी कि आप अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट में कितना ज़्यादा स्पेंड जो है वो एक्सपेंड कर रहे हो। तो आवास के लिए ये नंबर जो है वो 3.8% का है, यानी कि इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 3.8% है। इसको अगर हम एप्टस वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो उनका जो OPEX का नंबर है वो 2.7% है। यानी कि आवास पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर और अपनी पूरी इंफ्रा के ऊपर, अपने मैनेजमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से इनका कहना ये है कि अगले 1 से 1.5 साल तक ये इन्वेस्टमेंट फेज चलेगा। उसके बाद अगर इनका 20-25% का लोन बुक का ग्रोथ रेट मेंटेन रहता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज आवास फाइनेंशियल अचीव कर सकती है, जहाँ पे इनका लोन ग्रोथ तो 20-25% रहेगा, बट सडनली क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ सडनली बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो अभी 20% के आसपास हमें दिख रहा है। इट कुड गो हायर टू 30, 35, 40% तक। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस कंपनी के पास रहेगा वंस दिस इन्वेस्टमेंट फेज गेट्स ओवर। देन इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है कैनफिन होम्स। सो कैनफिन होम्स थोड़ा बहुत सिमिलर है LIC हाउसिंग फाइनेंस के की तरह बिजनेस मॉडल है। पेरेंट कंपनी है इनकी कैनरा बैंक। सो कैनरा बैंक 1987 में उन्होंने कैनफिन होम्स को स्टार्ट किया था और पिछले 36 ईयर से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। लोन बुक जो है वो कैनफिन होम्स का 32,000 करोड़ है। अनदर एग्जांपल ऑफ एन इनएफिशिएंट कंपनी सिमिलर टू लाइक LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो थोड़ा सा इनएफिशिएंट है ये भी। देन अगर हम इसका बिजनेस मॉडल देखें तो इनका मेन प्रोडक्ट इनका होम लोन है। 80% के आसपास ये होम लोन ही देते हैं, बाकी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेजेस वगैरह ये कंपनी देती है। नेट मार्जिन अगर हम देखते हैं तो 3.4% के आसपास है, इम्प्रूव हुआ है ऑन क्वार्टर बेसिस। सैलरीड कस्टमर्स पे कैनफिन होम्स का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, लाइक अदर NBFCs जैसे LIC 82% कस्टमर्स उनके सैलरीड कस्टमर्स हैं, और वैसे ही कैनफिन होम्स का भी 80% के आसपास जो कस्टमर्स हैं वो सैलरीड कस्टमर्स हैं। Q1 में अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें तो इनका 18% के आसपास की इनकी लोन बुक की ग्रोथ आई है। प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 14% के आसपास है। मार्जिन हमने डिस्कस किया कि 3.4% है। एसेट क्वालिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। इसको अगर चाहे हम मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें या लास्ट ईयर जून क्वार्टर से कंपेयर करें, एसेट क्वालिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। सो ये एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं जितनी भी कंपनीज़ हैं सबसे ज़्यादा ख़राब रिजल्ट कैनफिन होम्स का है, बिकॉज प्रॉफिट ग्रोथ भी सिर्फ 13-14% की है
और उसके साथ में एसेट क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब हो गई है इनकी। आउटलुक इस कंपनी का ऐसा है कि 18% की ग्रोथ रेट ये टारगेट कर रहे हैं, बट अगेन मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है, क्योंकि आप अपनी एसेट क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, और अगर आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, इम्प्रूव नहीं हुआ, तो ये जो लोन ग्रोथ आप 18% टारगेट कर रहे हो, इसको भी अचीव कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिकॉज आपका प्रॉफिट ही अगर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, तो आप लोन कैसे दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन आप कैसे दे पाओगे आगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस कंपनी के ऊपर। एक और जो नेगेटिव चीज़ है कैन फिन होम्स के बारे में, कि पिछले 3-4 क्वार्टर्स में अलग अलग ब्रांचेस में इनके कुछ फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं इनकी एम्प्लॉयज़ के तरफ से, जो बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल है, ये 2-3 बार हो चुका है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क पुट करता है इस कंपनी के गवर्नेंस एफिशिएंसी के ऊपर। तो कैन फिन होम्स का ओवरऑल यही है, बिजनेस मॉडल नॉर्मल है, करंट परफॉर्मेंस ख़राब है, आउटलुक भी कुछ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। सो वी हैव टू ट्रैक कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इस कंपनी की। लास्टली जो कंपनी है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। सो ये भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में बिलोंग करती है, सिमिलर टू लाइक आवास फाइनेंशियर्स एंड एप्टस वैल्यू फाइनेंस। इस कंपनी के ऊपर मैंने एक इंडिविजुअली अलग से वीडियो भी बनाया है, सो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। होम फर्स्ट फाइनेंस 2010 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। करेंटली इनका लोन बुक 7700 करोड़ के आसपास है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 12-13 ईयर्स। अगर इनका बिजनेस मॉडल देखें तो अगेन ये भी रूरल एरियाज़ में लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। 69% कस्टमर्स जो हैं इनके वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि ऐसे कस्टमर जो जॉब नहीं करते हैं, जो डे टू डे वर्क से उनका रेगुलर इनकम चलता है, और सिर्फ 31% कस्टमर जो है वो सैलरीड कस्टमर्स हैं। प्रोडक्ट का अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो 87% जो लोन बुक है होम फर्स्ट फाइनेंस का वो सिर्फ होम लोन है, सिर्फ होम लोन देती है वो। इसके अलावा 12% वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है, यानी किसी के पास ऑलरेडी अपना घर है, उसके अगेंस्ट में अगर किसी को लोन चाहिए उस घर को रेनोवेट वगैरह करवाने के लिए, तो वो ये कंपनी देती है। और 1% के आसपास ये अगर आपकी कोई शॉप है उसके अगेंस्ट में लोन देती है। तो इससे ये चीज़ समझ आती है कि कंपेयर टू आवास या कंपेयर टू एप्टस, जो जैसे आवास के केस में एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं की, कि अगर उनका हम लोन बुक देते हैं आवास का, तो 70% लोन जो है वो होम लोन देते हैं, बट 30% लोन वो भी एमएसएमई एसएमई को बिजनेस लोन देते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड लोन देते हैं। तो अगर होम फर्स्ट को हम कंपेयर करते हैं आवास से या एप्टस से, तो उनके कंपैरिजन में होम फर्स्ट का ज़्यादा फोकस है सिर्फ होम लोन की तरफ, और वो एमएसएमई एसएमई को बिजनेस लोन वगैरह नहीं देती है ये कंपनी। देन अगर इसका हम प्रेजेंस देखें तो होम फर्स्ट का मेजॉरिटी प्रेजेंस है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बट ग्रेजुअली इन्होंने कर्नाटका में, उड़ीसा में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में, इन जगह पे अपनी प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। Q1 का अगर हम इनका नंबर देखें तो होम फर्स्ट फाइनेंस का जो लोन बुक है वो 33% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट इनका 30% से इम्प्रूव हुआ है। मार्जिन जो है इस कंपनी के वो 7% के आसपास है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हुई है इनकी कंपेयर टू मार्च क्वार्टर। तो ओवरऑल अगर हम रिज़ल्ट देखें तो अच्छा रिज़ल्ट है, बट जस्ट कि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हुई है, और वो एक नॉर्मल ट्रेंड है। अगर आप मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज के रिज़ल्ट देखो, या इवन कुछ बैंक्स के भी हमने रिज़ल्ट एनालाइज किए, जिनके मार्च क्वार्टर से कंपैरिजन में अप्रैल क्वार्टर में एनपीए के नंबर थोड़े से बढ़ गए हैं, बिकॉज ये सीज़न थोड़ा सा वीक रहता है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो हैं वो उनकी प्रायोरिटी कुछ और रहती है, ज़्यादा फेस्टिवल नहीं होते इस सीज़न में, जिसकी वजह से एनपीए के नंबर थोड़े से बढ़ जाते हैं ऑन क्वार्टर बेसिस। बट अगेन इस कंपनी का भी यही कहना है कि आने वाले क्वार्टर में एनपीए के नंबर और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। होम फर्स्ट फाइनेंस का आउटलुक अगर हम देखें तो कंपनी 30% के आसपास की लोन ग्रोथ टारगेट कर रही है। सिमिलर टू आवास, होम फर्स्ट भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसके साथ में अपने ब्रांचेस के ऊपर। इनका टारगेट है कि अपने ब्रांचेस को ये डबल करना चाहते हैं। ये टारगेट इन्होंने लास्ट ईयर सेट किया था, और ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक है ये अगले 2025 तक कंपेयर टू 2023 अपने ब्रांचेस को ये डबल करने का इनका टारगेट था। जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 3.1% का ओपेक्स है इनका, जैसे आवास का हमने देखा 3.8% है, एप्टस का 2.6% है। तो होम फर्स्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रहा है अपने बिजनेस के ऊपर।
एंड अगर लोन ग्रोथ ये 30% मेंटेन कर पाते हैं, सो अगेन सिमिलर टू आवास फाइनेंशियल, होम फर्स्ट भी आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज अचीव कर सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा सिनारियो जहाँ पे बिजनेस सेल्स 25-30% की करेगा, बट उनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 40% तक जा सकती है, उससे भी ज़्यादा जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। तो होम फर्स्ट का भी करंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और आउटलुक भी अच्छा है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था इन पांचों कंपनीज़ के बिजनेस मॉडल के ऊपर, उनका करंट परफॉर्मेंस क्या है और उनका आउटलुक क्या है। लास्टली अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो आई मीन ऑब्वियसली वर्स्ट परफॉर्मर कैन फिन होम्स है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैन फिन होम्स ये टोटली इनएफिशिएंट कंपनी है। और एज एन इन्वेस्टर मेरा पैसा कभी भी ऐसी कंपनीज़ की तरफ नहीं जाएगा जो जिनका बहुत ही ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड है, और करंट परफॉर्मेंस भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आउटलुक भी कुछ ऐसा लिक्विडिटी नहीं है जो बाकी की कंपनीज मुझे ऑफर नहीं कर रही है। हमने डिस्कस किया कि ये पूरा का पूरा हाउसिंग सेक्टर जो है वो अगले 10-20 साल तक के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट इसमें अवेलेबल है, विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो ऐसे में वी कुड से करेंटली एज ऑफ नाउ 3 कंपनीज हैं जो हमें बहुत अच्छी लग रही है, आवास फाइनेंशियल, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस एंड होम फर्स्ट फाइनेंस। नाउ वी हैव टू ट्रैक इन तीनों कंपनीज में से कौन सी कंपनीज है जो अपने परफॉर्मेंस को लगातार मेंटेन रखती है एंड स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स वो डिलीवर कर पाती है फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो इनमें से किसी भी कंपनीज के रिलेटेड या इस पूरे सेक्टर के रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।